गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, ठीक। इसमें फर्स्ट यूनिट क्या है? फर्स्ट यूनिट इज इंटरफेरेंस। फर्स्ट है इंटरफेरेंस, सेकंड है डिफ्रैक्शन, थर्ड यूनिट है पोलराइजेशन, और फोर्थ यूनिट है लेजर्स। ठीक, इन चारों के बारे में मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली बताया हुआ था। अब हम सबसे पहले यूनिट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंटरफेरेंस। सबसे पहले हम इंटरफेरेंस यूनिट स्टार्ट करते हैं और इंटरफेरेंस में सबसे पहले ये फिनोमिनाज हैं सारे के सारे लाइट के। सारे फिनोमिनाज किसके हैं? लाइट के। तो हम पहले लाइट के बारे में पढ़ लें। ठीक, स्टार्ट क्या कर रहे हैं? फर्स्ट यूनिट इंटरफेरेंस। ठीक, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ लें? लाइट के बारे में। लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो वेव होती है, इसके नेम से ही क्लियर है कि इसमें दो टाइप के दो वेक्टर होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर और दूसरा होता है मैग्नेटिक वेक्टर। कौन कौन से होते हैं? एक इलेक्ट्रिक वेक्टर और दूसरा मैग्नेटिक वेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो टाइप के वेक्टर होते हैं। एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, दूसरा मैग्नेटिक वेक्टर। और ये दोनों वेक्टर, बोथ वेक्टर्स क्या होते हैं? बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, both vectors are perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation of light. Direction of propagation of light। ठीक है, तो क्या होती है लाइट? क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मीन्स उसमें दो वेक्टर होते हैं, दोनों वेक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होता है और मैग्नेटिक वेक्टर भी होता है। और ये दोनों ही वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ये क्या होते हैं? लाइट के डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के भी परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं कि सपोज ये क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है। सपोज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है। ठीक, तो एक वेक्टर इधर होगा। सपोज ये हो गया इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये हो गया अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर, तो ये तीसरा वेक्टर कहाँ होगा? दिस साइड। ये होगा मैग्नेटिक वेक्टर। ये क्या होगा? मैग्नेटिक वेक्टर। ये इस टाइप से है, ये इस टाइप से। जिस तरीके से एक्सेस होती है ना, एक्स वाई और जेड एक्सेस, कमरे का कॉर्नर एक्स वाई और जेड एक्सेस होती है ना, जैसे कि वो तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स भी एक्स वाई और जेड के परपेंडिकुलर होगा, वाई जेड और एक्स के परपेंडिकुलर होगा, जेड एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होगा। उसी तरीके से ये तीनों ही चीजें इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ठीक, तो रिपीट करता हूं मैं इसे कि लाइट क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस इसमें दो वेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर और दूसरा मैग्नेटिक वेक्टर। ये दोनों ही वेक्टर क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के भी परपेंडिकुलर होते हैं। से फॉर एग्जांपल दिस, ये इसकी फॉर एग्जांपल ये उसका क्या है? रे डायग्राम है, या रे डायग्राम नहीं, सॉरी, इसे कह सकते हैं ये उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक्स डायरेक्शन में लाइट हो गई प्रोपेगेशन की, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट हो गई। वाई डायरेक्शन में क्या हो गया? इलेक्ट्रिक वेक्टर। और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक वेक्टर। ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नंबर सेकंड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है? सुपरपोजिशन
प्रिंसिपल। ठीक, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि सपोज दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स एक साथ प्रोपेगेट करती हैं। नंबर ऑफ वेव्स आर प्रोपेगेटिंग इन सेम मीडियम। ठीक, एक ही मीडियम में नंबर ऑफ वेव्स प्रोपेगेट कर रही। होती कैसा है देखो कि जब कोई वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वो क्या करती है, तो उस मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। जब कोई वेव किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो एक रे अगर ट्रेवल करेगी तो एक की वजह से वाइब्रेट करेंगे, और नंबर ऑफ वेव्स अगर ट्रेवल करेंगी तो नंबर ऑफ वेव की वजह से पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। तो जो क्या होगा कि किसी भी मीडियम में सपोज ये एक से ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स प्रोपेगेट कर रही हैं, तो व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स प्रोपेगेट्स इन सेम मीडियम, then due to their combination a resultant wave is formed whose displacement is equal to the vector sum of displacement of propagating waves। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो किसी मीडियम में जब नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल करेंगी, तो जो नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल करेंगी, तो उनके जो वेव ट्रेवल कर रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन से क्या होगा, एक नई वेव फॉर्म होगी। उनके कॉम्बिनेशन से एक नई वेव फॉर्म होगी, उसे बोलते हैं रिजल्टेंट वेव। उस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो जो पार्टिसिपेटिंग वेव्स हैं, यानी कि जो उस मीडियम में प्रोपेगेट करने वाली वेव्स हैं, उनके डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो सपोज लेट नंबर ऑफ वेव्स हैविंग डिस्प्लेसमेंट by 1, by 2, by 3, by 4 and so on, ये are propagating in medium, तो क्या हो जाएगा इनके रिजल्ट। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेव बनेगी, उसका डिस्प्लेसमेंट बाई होगा। तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस बाई 4 एंड सो ऑन। जितनी भी वेव्स होंगी उन सबके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगा। और बाई क्या हो जाएगा, बाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये क्या है, रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फिर से एक बार देख लो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12th में पढ़ा था कि जो किसी भी पार्टिकल पे लगने वाले जो नंबर ऑफ फोर्सेस होते हैं, उन सब का इक्वल जो कॉम्बिनेशन होता है वही क्या लग जाता है, उसके रिजल्टेंट फोर्स होता है। यही था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो लाइट में भी यही है कि किसी मीडियम में जब कोई वेव प्रोपेगेट करती है तो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। दो वेव प्रोपेगेट करेंगे तो दोनों की वजह से मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, और नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल करेंगी तो नंबर ऑफ वेव्स की वजह से भी पार्टिकल
ट्रेवल करेंगे। तो पार्टिकल ऐसा नहीं हो एक की वजह से अलग वाइब्रेट कर रहा है, दूसरे की वजह से अलग वाइब्रेट कर रहा है, तीसरे की वजह से अलग वाइब्रेट कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल वाइब्रेट एक ही बार करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, इन सारी वेव्स के कॉम्बिनेशन से एक नई वेव बनेगी, इन सारी वेव्स के कॉम्बिनेशन से नई वेव बनेगी, वो उस वेव के अकॉर्डिंग वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो वही क्या हो जाएगा, ये जो सारी वेव्स मिल रही हैं, इन सारी वेव्स के मिलने से एक नई वेव बन रही है, जिसे बोल रहे हैं हम रिजल्टेंट वेव। उस रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पार्टिसिपेटिंग वेव्स के जितनी भी प्रोपेगेटिंग वेव हैं उन सब के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो सपोज कोई नंबर ऑफ वेव्स हैं किसी सेम मीडियम में पार्टिकल सेम मीडियम में प्रोपेगेट कर रही हैं, तो उनमें क्या हो जाएगा, किसी पहली का हमने मान लिया जो डिस्प्लेसमेंट है y1 है, दूसरी का डिस्प्लेसमेंट y2 है, तीसरी का डिस्प्लेसमेंट y3 है, चौथी का डिस्प्लेसमेंट y4 है, ये चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, अब अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन सबके मिलने से एक नई रिजल्टेंट वेव बनेगी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट y, इन सबके डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर हो गया, यानी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 एंड सो ऑन। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, तो कहीं क्या होगा कि जब किसी मीडियम में बहुत सारी वेव प्रोपेगेट करती हैं तो उनके प्रोपेगेशन की वजह से एक नई रिजल्टेंट वेव बनती है, उस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पार्टिसिपेटिंग वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। यही क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, होता कैसा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बन के नई वेव कैसे बनाता है, देखते हैं। उस नई वेव की इक्वेशन देखेंगे क्या आएगी। देखिए सपोज दो वेव है, पहली वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट है y1, उसकी इक्वेशन क्या है, a1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, एक वेव ये हो गई, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या दिया गया है, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव क्या है, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा है यहाँ पे इनिशियल फेज डिफरेंस, मतलब इन दोनों वेव्स के बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, थीटा, इनिशियल फेज डिफरेंस। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो ना फेज डिफरेंस, देख लो फेज डिफरेंस होता क्या है, मैं यहीं बता देता हूँ। फेज डिफरेंस क्या होता है कि अगर एक वेव ये है, एक वेव ने यहाँ से स्टार्ट किया और दूसरी वेव ने स्टार्ट कर दिया, इसी में देख लो दूसरी वेव ने स्टार्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है, तो ये 0 होता है, ये π/2 होता है, यहाँ से नीचे आके फिर से -π/2 होता है। ठीक है, तो ये एक वेव यहाँ से स्टार्ट कर रही है, दूसरी वेव यहाँ से स्टार्ट करे, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, π/2 माइनस π/2 माइनस 0, यानी पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, सॉरी फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, π/2। ये होता है फेज डिफरेंस की स्टार्ट कहाँ से कर रही। अगर कोई वेव यहाँ से स्टार्ट कर देती तो ये π/4 हो जाता है। ठीक, तो इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, π/4। ठीक, तो फेज डिफरेंस ये हो गया। और पाथ डिफरेंस देख लो, पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस कि एक वेव ये है यहां से चलना स्टार्ट करी और यहां तक गई, ठीक, सपोज इस पॉइंट तक गई, ठीक है, और दूसरी वेव ने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से, और वो यहाँ तक चली गई। तो स्टार्टिंग पॉइंट इनके सेम है, ये वाली रे यहाँ तक आई, ये वाली वेव यहाँ तक आई, ये वाली इतना आगे चली गई। तो ये जो डिफरेंस है, जितना पाथ इसका एक्स्ट्रा चलेगा, जितनी डिस्टेंस उतने एक्स्ट्रा चल रही, ये जो पाथ है यही क्या हो जाता है, पाथ डिफरेंस। जितना एक्स्ट्रा पाथ चलती है दोनों रेस, इसने एक्स्ट्रा चला तो इसका पाथ डिफरेंस ज़्यादा, इसका पाथ ज़्यादा हो गया, यानी इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस ज़्यादा हो। बट ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है, जितना जब पाथ इसने एक्स्ट्रा चला, यही क्या हो गया इसका पाथ डिफरेंस। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हम जहाँ पे थे वहीं बात स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब इन दोनों रेज के बीच का फेज डिफरेंस। ठीक है, अब
ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, बाई इक्वल्स टू बाई वन प्लस बाई टू। इसे ले लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे ले लो इक्वेशन सेकेंड, इसे ले लो इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बाई वन और बाई टू की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, बाई इक्वल्स टू बाई वन की वैल्यू कितनी है, a1 साइन ओमेगा टू प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, यहाँ सिर्फ बाई वन की वैल्यू यहाँ से उठाई, बाई टू की वैल्यू यहाँ से उठाई, ये दोनों हमने पुट कर दी। अब देखिए इसमें ये साइन ए प्लस बी लग जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यही होता है ना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लगा दें तो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, ये तो सेम रहेगा, इसमें तो कुछ होना नहीं है, तो इसकी जगह सेम ऐसा ही आ गया, प्लस a2 साइन ए प्लस बी यानी साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, इस a2 की मल्टीप्लाई कर लें अंदर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ये a2 क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, a2 साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, और इसमें क्या हो जाएगी प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, a2 कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब देखिए इस वाली टर्म में, ये इस वाली टर्म में, ये तीन टर्म है इसमें, a1 साइन ओमेगा टी पहली टर्म, दूसरी टर्म में a2 साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, तीसरी टर्म में a2 कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में हम क्या करें, साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लें, इन दोनों टर्म्स में क्या करो, साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या रह जाएगा, a1 प्लस यहाँ क्या रह जाएगा, a2 कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। ठीक, साइन ओमेगा टी कॉमन हो गया, यहाँ रह गया सिर्फ a1, तो उसकी जगह a1 और इसकी जगह यहाँ क्या रह जाएगा, a2 कॉस थीटा, तो यहाँ a2 कॉस थीटा। ठीक, अब उसके बाद ये वाली टर्म्स आप ऐसे ही रहने दीजिए, a2 कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो पार्ट है, लेट a1 प्लस a2 कॉस थीटा इक्वल्स टू a cos फाइव, इसे कंसीडर कर लो a cos फाइव। ठीक है, और a2 साइन थीटा को कर लो आप a साइन फाइव। ठीक है, इसे ले लो इक्वेशन फोर्थ, इसे ले लो इक्वेशन 5, कंसीडर कर लें ये, और ये दोनों वैल्यू उठाइए आप यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, ये बस इक्वेशन यही बन गई, लेकिन हम इसे जो फॉर्म है वेव की फॉर्म की, वेव की इक्वेशन की फॉर्म है, उसे फॉर्म में लाने के लिए हमने ये मान लिया। ठीक है, रख दीजिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल्स टू, इसे ले लो a फ्रॉम इक्वेशन a फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल्स टू a1 प्लस a2 कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, a कॉस फाइव साइन ओमेगा टी। ठीक है, a कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस a2 कॉस a कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, अब देख लीजिए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फिर से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, बाई इज इक्वल टू कर लो, a कॉमन ले लो चाहे तो, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, तो ये क्या जाएगा, साइन ए प्लस बी बाई बाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, ये हो गई रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन, इक्वेशन स्टार। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। ठीक, और ए इसमें क्या है, कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ
एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है। रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड है। इसे फिर से देख लो मैं क्या कर रहा हूँ कि हमने कैसे निकालना था रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो हमने दो वेव मानी, पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट है y1 इजिकल टू a1 साइन ओमेगा टी, दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट है a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा क्या है? इनिशियल फेज डिफरेंस, इन दोनों वेव्स के बीच जो फेज डिफरेंस है वो क्या है? थीटा। मैंने बताया फेज डिफरेंस क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट्स में जो डिफरेंस होता है दैट इज फेज डिफरेंस। तो इन दोनों की इक्वेशन, अब इन पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने लगाया तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2। इसे इक्वेशन फर्स्ट लिया, इसे सेकंड लिया, इसे थर्ड लिया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से y1 और y2 की वैल्यू को उठाया और हमने कहाँ पुट कर दिया? इक्वेशन थर्ड में। तो क्या हो जाएगा? y इजिकल टू y1 की वैल्यू a1 साइन ओमेगा टी, y2 की वैल्यू a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब यहाँ साइन a प्लस बी लग जाएगा। साइन a प्लस बी का हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। यानी साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ये ब्रैकेट्स को हमने ओपन कर लिया, तो यहाँ a1 साइन ओमेगा टी ऐसे ही रह जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी। a2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो a2 साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, ऐसी जब इसमें होगी तो क्या हो जाएगा? a2 कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ठीक। इन दोनों टर्म्स में हमने साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा टी कॉमन लिया तो यहाँ रह जाएगा a1 प्लस a2 कॉस थीटा, यहाँ ओमेगा टी प्लस a2 कॉस ओमेगा टी। अब इस वाली ये जो टर्म है इस पूरे को हमने क्या मान लिया? a1 प्लस a2 कॉस थीटा को हमने a कॉस फाई मान लिया और a2 साइन थीटा को हमने a साइन फाई मान लिया, ठीक। अब इस इक्वेशन ने मान लिया, इसे हमने मान लिया इक्वेशन है। इस वाली इक्वेशन में ये सब जो वैल्यूज हैं हमने उठा के यहाँ पुट कर दी, तो a1 प्लस a2 कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा? a कॉस फाई साइन ओमेगा टी, पहले से ही है साइन ओमेगा टी, और यहाँ कॉस ओमेगा टी ऐसे ही रहा साइन फाई, a कॉस ओमेगा टी साइन फाई। इन दोनों में a कॉमन ले लें, कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा टी कॉस फाई, कॉस ओमेगा टी साइन फाई, फिर से साइन a प्लस b, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये क्या हो गई? रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन। और कैपिटल A क्या है? इसका एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड फाइंड कैसे करेंगे हम? देखो, एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? ये जो इक्वेशन हमने ली है फोर्थ और फिफ्थ, ऑन स्क्वायरिंग इन दोनों इक्वेशंस को, फोर्थ वाली को और फिफ्थ वाली को, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करो? स्क्वायर करके ऐड कर दो। इनके LHS और RHS दोनों को स्क्वायर करो और ऐड कर दो। ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग